फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करता हूं टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड। ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें टीचर सिलेक्शन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक को आपके सामने रखा जाता है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूं क्वेश्चन के फॉर्म में, जो कि आपके डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसमें ये काफी यूजफुल आपके लिए वीडियो हो सकती है। इस वीडियो को आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, एक अच्छी तैयारी करने के लिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कितने सही कर पा रहे हैं। अगर आप 70-80% सही आंसर दे रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर आप इससे कम आंसर कर रहे हैं, 50% या इससे कम कर रहे हैं, इट मीन्स आपको डिस्कशन ध्यान से सुनना चाहिए और उससे रिलेटेड आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रीप्लान करना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। तो आज का जो पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो लॉरेंस कॉल्वर की थ्योरी है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और ये मैं डेली लेके आता हूं वीडियो शाम को 7 बजे फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इस चैनल पर द लॉरेंस कॉल्बर्स थ्योरी विच लेबल सिग्निफाइज अब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। लॉरेंस कॉल्बर की जो मोरालिटी की थ्योरी है, उसके अंदर जो मोरालिटी का जो अब्सेंस जो शो करता है, वो ट्रू सेंस में किस लेवल पे शो करता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो ये 4 ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने अपने साइकोलॉजी के पेपर के लिए तैयारी अच्छी से करी है, पेडागोजी को अच्छे से पढ़ा है, तो लॉरेंस कॉल्बर की थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस थ्योरी से बताना है आपको कि भी इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो इसका जो सही आंसर है, यानी जो करेक्ट आंसर है इसका, ये आंसर है इसका सी, यानी कि लेवल 1। लेवल 1 जो होता है ये इनिशियल स्टेज होता है, जिसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है जिसमें बच्चा बिल्कुल ही कन्वेंशनल लेवल से भी पहले की जो स्टेज होती है, जिसके अंदर बच्चे को मोरालिटी के बारे में नॉलेज नहीं होती, यानी कि उसके अंदर अब्सेंस होती है मोरालिटी के बारे में। तो उस लेवल को बोला, उसमें जो अब्सेंस होता है उसी के अंदर उसे बोला जाता है ये जो अब्सेंस है ये ट्रू सेंस में, अदरवाइज बाकियों में नहीं। बाकियों में बच्चा अवेयर हो चुका होता है। तो थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जो करेक्ट आंसर था इसका सी हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बात करते हैं लॉरेंस कॉल्बर थ्योरी हुआ है क्या। इस थ्योरी के अंदर इसको थ्योरी को 6 स्टेज में डिवाइड किया गया है। और लेवल की बात करें तो इसके अंदर 3 लेवल यूज किए गए हैं मेनली। जो 3 लेवल कुछ इस तरह से, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ लेवल 1 की बात करूं, तो लेवल 1 के अंदर आपके पास जो मेनली 2 पार्ट्स में से डिवाइड करके थोड़ा सा इसकी जो ओरिएंटेशन की गई है वो की गई है कि भाई ये ओबिडेंस ऑन पनिशमेंट को फर्स्ट ओरिएंटेशन के अंदर लेके आया गया है। और सेकंड जो इसको लेके आ गया है, सेकंड इसको लेके आया गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन के ऊपर है। ठीक है, तो ये बात करता है लेवल 1। बाकी डिटेल में अगर आप कभी डिस्कस करना चाहते हैं, अगर ये थोड़ी क्लियर नहीं है, डाउट्स हैं आपके, तो मैं ये लॉरेंस कॉल्बर थ्योरी के ऊपर वीडियो लेक्चर बना सकता हूं आपके लिए, लाइव क्लास भी लेके आ सकता हूं अगर आप चाहें तो। लेकिन उसके लिए जब आप कमेंट बॉक्स में इसकी जरूरत के बारे में मुझे बताएंगे, ज्यादा कमेंट आएंगे तो बनाऊंगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं लग रही है मुझे। जैसे आप बोलेंगे वैसे क्वेश्चन के हिसाब से, जिस तरह से टॉपिक जो पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे यूजुअली पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया, यानी कि लेवल 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। कि आपको जो सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो समाजीकरण होता है, जो उसका जो एक तरह से मॉडल जो होता है, प्रोग्रेसिव मॉडल जो होता है, उसके रिगार्डिंग में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है। नॉट करेक्ट का मतलब है गलत, तो हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। 4 में से 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत वाला हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ ग्रुप वर्क एंड लर्निंग सोशल स्किल। कि ग्रुप वर्क में और लर्निंग जो भी सीख रहे हैं उसमें सोशल स्किल में जो लर्निंग जो हो रही है वो बिल्कुल बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इसका पार्ट नहीं है। किसका? प्रोग्रेसिव मॉडल सोशलाइजेशन का। आपको ये बताना है कि ये सही है गलत है, यानी कि जो भी है आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है, चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। कि बच्चे को क्या करना चाहिए, स्कूल में जो भी सही सिखाया जा रहा है, चाहे वो अपने टीचर से, स्टूडेंट से, कुलीग से, कहीं से भी कुछ भी सीख रहा है, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए चुपचाप, बिना सोचे समझे, बिना अपने सोशल बैकग्राउंड को ध्यान में रख करके ये सही है गलत है वगैरह वगैरह, चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर द डेमोक्रेसी इन क्लास। क्लासरूम के अंदर एक डेमोक्रेटिक नेचर या डेमोक्रेसी इन्वायरमेंट जरूर होना चाहिए क्लास के अंदर। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप क्लास के अंदर एक मॉनिटर को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपकी क्लास में 40 अराउंड स्टूडेंट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो अब आप किसी को भी अटेंडम उठाएंगे तो ये एक तरह से बाइजनेस हो जाएगी।
ये पक्षपात वाली बात भी आ सकती है आपके ऊपर। तो बीइंग ए टीचर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप बच्चे को डेमोक्रेटिक नेचर भी, वैल्यूज भी बच्चे के अंदर इंक्लिकेट कर सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको किस तरह यूज करना है, वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे? सपोज 40 बच्चे हैं, 40 में से 10 इंटरेस्टेड, 10 स्टूडेंट मे बी इंटरेस्टेड और 30 मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन बिकम अ मॉनिटर इन द क्लासरूम। तो आप क्या करिए, 10 बच्चे जो भी इंटरेस्टेड उनको सामने बुलाइए, ठीक है, उनकी वोटिंग करा लीजिए। बाकी जो रिमेनिंग बच्चे 30 स्टूडेंट है, तो वोटिंग में जो ज्यादा लेके आते हैं पॉइंट, जो बच्चे ज्यादा वोट लेके आते हैं उसको मॉनिटर बना दीजिए। तो ये बेस्ट तरीका है, आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, पक्षपात वाली वाइजनेस वाली कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हुई क्लासरूम के अंदर। बच्चे के अंदर आपने एक डेमोक्रेटिक वैल्यू भी इनकलकेट कर दिया आपके अंदर, उनके अंदर आपने उसको ये भी सिखा दिया, ठीक है, और बच्चे को सोशलाइजेशन भी एक तरह से उसका भी लेसन आपने दिया। तो बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम्पल आप क्लासरूम में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तब वहां पे आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल सोल्यूशन मांगा जाएगा आपसे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इसका ये होगा, सोशलाइजेशन इज एडप्शन ऑफ सोशल। ये सोशलाइजेशन जो हो जाए, समाजीकरण जो होता है, एक तरह से एडप्शन होता है। अगर आप किसी भी सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, अपने आप को वहां पे व्यवस्थित कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप सोशलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, सही वाले फाइंड आउट नहीं करने, गलत। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें देख लीजिए करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर बाय द स्कूल इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड को भूल करके बच्चे को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो मिल रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से नॉट करेक्ट पूछा गया, तो उसी हिसाब से जो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इन लर्निंग, कि लर्निंग के अंदर जब हम अधिगम होता है, लर्निंग यानी कि हिंदी में सीखना या अधिगम बोलते हैं, असेंशियल इज असेसमेंट इज असेंशियल फॉर, कि असेसमेंट जो होता है यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो जरूरत है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है। तो ये कुछ आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपसे बोला गया कि ग्रेड्स एंड मार्क, कि मार्क्स लाना या ग्रेड, अच्छी ग्रेड लाना, ये जरूरी है असेसमेंट के लिए, कि अच्छे असेसमेंट को आप डिसाइड कर सकते हो, लर्निंग अच्छी हो रही है, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कि ग्रेड और मार्क्स के बेसिस पे। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब हो गया होता है एक तरह से जैसे किसी भीड़ में से किसी को सिलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए आप लोग जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी एक तरह से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, जहां पे आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, फिर वो अपेयर होंगे और उसमें से क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब छांट के बेस्ट जो है उनको निकाला जा रहा है। तो ये उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट बोला, ये सबसे ज्यादा जरूरी है असेसमेंट लर्निंग में असेसमेंट को एक एसेंशियल बनाने के लिए। नेक्स्ट बोला गया मोटिवेशन, कि मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है सीखने में। और लास्ट में बोला गया फोस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग। ये बोला कि रैंकिंग और सेग्रीगेट करना बच्चों को, सेग्रीगेट का मतलब है यहाँ अलग करना, अलग होके जो सीखते हैं बच्चे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छी लर्निंग के लिए। तो सही आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी, यानी कि मोटिवेशन। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है लर्निंग के लिए, या फिर ये बोले कि असेसमेंट के लिए, लर्निंग असेसमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा एसेंशियल है, सबसे ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन। अगर बच्चा अच्छा मोटिवेटेड है तो वो लर्निंग कर ही लेगा। इसलिए असेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मोटिवेशन है। अच्छा, डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, जो मोटिवेशन भी होता है। अगर आप साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन टॉपिक को अच्छे से पढ़े, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में और इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल से। तो मोटिवेशन को भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, एक इनर या इंटरनल मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। इनर या इंटरनल मोटिवेशन का मतलब होता है जब हम खुद से अपने आप ही लोगों को देख करके, खुद से इधर ऑब्जर्व करके जब हम खुद मोटिवेट होते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब होता है जब कोई बाहर से हमें मोटिवेट करता है, कोई हमें एग्जांपल देकर या कोई मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेके चलूं, जैसे मान लीजिए महाभारत का युद्ध हो रहा है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन वॉर नहीं करना चाह रहा था, तो लॉर्ड कृष्णा उसे बोलते हैं कि ये करो, ये जरूरी है, धर्म है तुम्हारा, वगैरह वगैरह। तो वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है एक तरह से। और इंटरनल मोटिवेशन क्या, कि जैसे आपने एक ड्रीम सेट कर दिया कि मैं केवीएस के अंदर, मैं डीएसएसबी के एग्जाम को या मैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम को क्रैक करूंगा, ये मेरा टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है। आपने ये एग्जाम, ये आपने फोकस किया हुआ है और उस फोकस के हिसाब आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी प्लानिंग की गई है कि मैं पहले ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा। स्टेप बाय स्टेप अपनी प्लानिंग रख रखी है, ठीक है, उस हिसाब से आप काम कर रहे हो। तो ये तो आपका हो गया इंटरनल मोटिवेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा इंटरनल या फिर इनर मोटिवेशन क्या है और एक्सटर्नल क्या है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, कि पुरानी चीज के अंदर नई चीज को जो हम लेकर के आते हैं उस चीज को हम बोलते गए हैं, इस टर्म को साइकोलॉजी में क्या डिफाइन करते हैं इसके बारे में बोला गया है। तो इसके बाद 4 स्टेटमेंट है, डिटेल में बताना चाहूंगा। जैसे आप जब आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं, तो आपसे आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें मेनली वर्ड टर्म मेंशन करते हैं, प्रीवियस नॉलेज, कि किसी भी चीज को आप पढ़ाने से पहले बोलते हैं कि प्रीवियस नॉलेज इसके ये है, ठीक है, फिर इसका जनरल ऑब्जेक्टिव ये है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वगैरह वगैरह ये मेंशन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को आप मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन सिखाने से पहले बोलते हैं कि भाई इसको टेबल तो आते होंगे। मान लीजिए किसी को आप सिखा रहे हैं कि भी एडिशन सिखा रहे हैं, तो एडिशन के लिए आप मान के चलते हैं कि उस बच्चे को एडिशन से पहले काउंटिंग आती होगी। तो जो काउंटिंग जो है ये एक तरह से प्रीवियस नॉलेज है, और जो आप एडिशन सिखा रहे हैं, तो एडिशन जो वो न्यू चीज है, नई नॉलेज है, जो आप बच्चे के अंदर ग्रैब करना चाहते हैं कि बच्चा ग्रैब कर ले इस चीज, ठीक है। तो इस चीज को भी ऐसे ही इन्होंने घुमा के प्रीवियस नॉलेज टर्म यूज ना करके इन्होंने क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, न्यू इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप सिखाने जा रहे हैं, जिसको आप फिट करने जा रहे हैं, यानी जो चाहते हैं आप ग्रैब कर ले बच्चा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के आए एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन फॉर्म किया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के फॉर्म किया जाता है, ठीक है। थोड़ा इस चीज को समझना आपको आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को जिस तरह से अकोमोडेशन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन आपका इक्विलिब्रेशन आपके है, सी ऑप्शन में आपका एसिमिलेशन है, और थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन की बात कर रही है, संगठित करते हैं आप चीजों को, इसके बारे में ये बोला है। एसिमिलेशन का मतलब है आत्मसात करते हैं, उस चीज को अपने अंदर धारण करते हैं, पुराने के साथ उसको जोड़ते हैं, कुछ ये बात की जा रही है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक तरह से बैलेंस बना रहे, पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और लास्ट में बोला कि एकोमोडेट का मतलब अपने अंदर रख रहे हैं, पहले से था उसके अंदर रख रहे हैं, तरह से यहाँ आवाज का मतलब घर से नहीं है, उसके अंदर रख रहे हैं, ये बोला जा रहा है। तो जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, जो करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा सी, यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब ये है कि उसे आत्मसात करना, यानी कि पहले से ऑलरेडी आपके पास कुछ नॉलेज है, अब जो नई नॉलेज आई है, नई नॉलेज को भी क्या कर रहे हैं, उसे भी अपने अंदर ग्रैब कर रहे हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं, जिस तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर पुरानी भी फाइल है, अब एक नई फाइल और ऐड कर रहे हैं, और ऐड इस तरह करें कि दोनों फाइल इंटर रिलेटेड हो जाए, ताकि आप जिसकी जब जरूरत हो आप उसे रिकॉल कर सके। तो इस करेक्ट आंसर जो आपका एक तरह से हो गया वो एसिमिलेशन हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह से, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ अवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। द प्रिंसिपल आर रेफर टू, कि हर जो इंसान है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, या दुनिया में कोई भी इंसान है, हर किसी के अंदर अलग अलग प्लस पॉइंट होते हैं, अलग अलग नेगेटिव पॉइंट होते हैं, यानी कि उसके अंदर अलग अलग उसके इंटेलिजेंस लेवल भी उसका अलग होगा, मोटिवेशन लेवल भी अलग होगा, और इंटरेस्ट भी अलग होगा। अब जरूरी नहीं हो कि सारे मैथ्स को प्रेफर करें, मैथ्स सब्जेक्ट इंटरेस्ट रखते हो, जरूरी नहीं है सब लोग लिटरेचर पढ़े, लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हो। तो हर किसी का अपना चॉइस और इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से आंसर ही बोल दिया मैंने। तो मतलब इसके अंदर जो 4 ऑप्शन थे आपके पास, 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन, अब जिन्होंने सुन लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना वो बहुत अच्छी बात है, वो ठीक से अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट वाला मतलब यूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये इंडिविजुअल डिफरेंस, सेकंड वो ऑप्शन होगा आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है ये हेरिडिटी, और लास्ट में डी जो है आपके पास इन्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके इसके हिसाब से, यानी कि जो हर किसी के अंदर जो डिफरेंस होता है, यानी कि इंटेलिजेंस में, मोटिवेशन और इंटरेस्ट लेवल में, वो किसकी वजह से, इस प्रिंसिपल को हम बोलते क्या है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर मैं पहले भी गलती से बोल चुका था आंसर, जिसका सही आंसर है वो इंडिविजुअल डिफरेंस। पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करना था, मैंने आंसर पहले बता दिया था। चलो जिन्होंने सुन लिया तो कोई बात नहीं, वो तो उनके लिए ज्यादा कंफर्म हो गया, जो नहीं सुना उन्होंने बहुत अच्छी ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से, स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, कि उस स्टूडेंट की बात करें जो डिसएडवांटेज ग्रुप से है, यानी कि सोशली जो बैकवर्ड है, जो समझ गए होगे आप। हाँ, स्टूडेंट शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट, इट इंप्लाइज, कि मैं कह रहा हूं जो डिसएडवांटेज वाले जो ग्रुप के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनको भी सिखाया जाना चाहिए उनके साथ जो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोला जाता है, इसके बारे में बोला गया, यानी कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो स्टूडेंट, जिस कम्युनिटी से, जिस सोसाइटी से, जो डिसएडवांटेज सोसाइटी से कोई बच्चा आया है, ठीक है, उसको हम नॉर्मल स्टूडेंट के साथ अगर हम पढ़ाते हैं, इस चीज को बोला क्या जाता है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन है आपके पास, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और एक्सक्लूसिव एजुकेशन। तो बहुत सारे वर्ड आपको लगेंगे सिमिलर हैं, तो आपको बेस्ट आंसर चूज करना है जो करेक्ट है, उस हिसाब से आपके मार्क्स डिसाइड होंगे।
तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी, यानी कि एक साथ जोड़ करके जो एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाई जाती है, तो उसे हम बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें ये नहीं देखा जाता है किस ग्रुप से बच्चा आ रहा है, किस कैटेगरी का बच्चा आ रहा है, किस एडवांटेज या डिसएडवांटेज, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। और ये जरूरत भी है आज के टाइम पे कि हम इस चीज को भूल करके ये सब चीज जो कास्ट सिस्टम है इन सबको साइड कर दें, सबको अलग फेंक दें, सब नेशनलिटी की बात करें हम, फिर ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए। बीइंग ए टीचर हमारे अंदर भी ये चीजें गुण होने चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी गुस्सा कर सकता है, दैट इज इजी, ये बहुत आसान है। बट टू बी एंग्री विद राइट पर्सन, कि गुस्सा होना एक सही आदमी के अगेंस्ट में, टू द राइट डिग्री एट राइट टाइम और फॉर द राइट पर्पस एंड इट इज राइट वे, दैट इज नॉट इजी, इज रिलेटेड टू। आपको ये बताना है कि भाई जब किसी को भी क्रोध आ जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है किसी को, ठीक है, तो जो गुस्सा आ जाता है वो कोई मतलब बहुत ही आसान बात है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। बट लेकिन एक बात बोली जा रही है कि गुस्सा आना, ठीक है, और वो भी सही आदमी के लिए, सही टाइम पे, सही आदमी को सही टाइम पे, सही डिग्री पे, डिग्री का मतलब यहाँ पे सही लेवल पे, कम ज्यादा जो भी है, ठीक है, और सही टाइम पे और सही काम के लिए अगर गुस्सा आ जाता है और सही तरीके से अगर आता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट इजी बोला गया। तो ये जो चीज है ये किस चीज से, किस डेवलपमेंट के किस पार्ट से रिलेटेड है। आप लोगों ने प्याजे की थ्योरी अगर पढ़ा है डिटेल में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। प्याजे ने बड़ा डिटेल में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही जब हम लोग सीडी पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये प्रोसेस ऑफ चाइल्ड लर्निंग में भी कुछ ये पार्ट पेपर में भी पढ़ते हैं। अगर वो सब आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है तो इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके सीटेट में या में भी पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका हो गया फर्स्ट, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है और फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं है। वो कैसे, बस देखिए, किसी को गुस्सा आना या कोई खुश होना, ये किसी का जो किसी भी इंसान से क्या रिलेटेड है, उसके इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी कि डेवलपमेंट का कौन सा पार्ट है, ये इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। सोशल से कोई लेना देना नहीं है, कॉग्निटिव से इसका कोई लेना नहीं है, और फिजिकल डेवलपमेंट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि गुस्सा आना कोई फिजिकल चेंज नहीं है एक तरह से। कॉग्निटिव यानी कॉग्निटिव से कोई लेना देना नहीं है, सोशल होने से भी कोई लेना देना नहीं है। यानी कि बच्चा या कोई ह्यूमन बींग अपने इमोशन को कितना कंट्रोल रख पाता है, नहीं रख पाता है, कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना है, किस चीज पे करना है, कंट्रोल करना है, रोना है, ये सारी चीजें जो किस पे आती है, किसी के इमोशन के ऊपर आती है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये रिलेटेड है इमोशनल डेवलपमेंट से। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ वो इस तरह से है, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट, कि कोई लिखने में कमी है, मतलब ठीक ठाक नहीं लिख पा रहा है, एसोसिएटेड विद द इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज सिस्टम ऑफ। आपको ये बताना है कि भी जो कोई अगर ढंग से लिख नहीं पाता है, ये जो कमी है किसी बच्चे के अंदर कि वो ठीक से नहीं लिख पा रहा है, ये किससे रिलेटेड है, किसके सिस्टम में। तो आपको ये बताने की यानी किसके लक्षण है, आपको ये बताने हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डिस्ग्राफिया है, कि डिस्ग्राफिया है ये। सेकेंड ऑप्शन जो बोला ये डिस्फ्रेक्सिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे जो बोला गया ये डिस्क्लेकुलिया है ये। ठीक है, और लास्ट में आपसे बोला गया डिसलेक्सिया है ये। तो यानी कि ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं जो लर्निंग से जुड़े हैं किसी न किसी तरीके से। तो एबिलिटी टू राइट से जो रिलेटेड है वो उसके बारे में आपको करेक्ट चूज करना है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो आप बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है बुरी है ये रिफ्लेक्ट करती है उसकी पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम वगैरह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका वो ए, यानी कि डिस्ग्राफिया यानी कि जो इमेज क्लियर नहीं बना पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ दिन पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक बच्चा है जो बी को डी बना रहा है और डी को बी बना रहा है। ठीक है, यानी कि उसके इमेजिंग सेंस उसकी क्लियर नहीं है। ठीक है, यानी कि मिरर इमेज बना रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहा है, बी को डी बना रहा है, डी को ई बना रहा है, इस तरह से गड़बड़ कर रहा है कोई बच्चा, ठीक ठाक नहीं लिख पा रहा है। तो ये भी एक तरह से बच्चे की एबिलिटी टू राइट में कमी है, लिखने की क्षमता में उसकी कमी है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाए, आंसर तो ए हो जाएगा। मेरी एक रिकमेंडेशन है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, आपके प्रिपरेशन को के लिए काफी यूजफुल है। आप लोगों ने अगर टीचर बनने वाले हैं, अगर आपने तारे जमी हुई मूवी नहीं देखी है तो बहुत पहले भी मैं काफी बार ये चीज मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे किसी मूवी को प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी मूवी इस चीज से ही रिलेटेड है। ठीक है,
तो डिटेल में आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, बिना बुक पढ़े भी आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है अपने आप क्लियर हो जाएंगे, जो आपके प्रिपरेशन में काफी यूजफुल होंगे। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कम से कम एक बार जरूर देख लेना। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से, अकॉर्डिंग टू द पियाजेस थ्योरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इनमें से क्या है जो किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने पियाजे की थ्योरी को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे है, चाहो तो आप देख सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आपको ये बताना है कि पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो पियाजे की थ्योरी है उसके अंदर इनमें से, इन चारों में से कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कि इसे इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ठीक है, नॉट की बात की गई है, ध्यान रहे, नॉट, जब भी नॉट बोले थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, नो नॉट रॉन्ग, ये थोड़ा सा अलग, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास, इस हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए। तो फर्स्ट बोला लैंग्वेज इफेक्ट नहीं करती, सोशल एक्सपीरियंस इफेक्ट नहीं करती है, फिर कह रहे हैं मैच्योरेशन इफेक्ट नहीं करती है, लास्ट में बोला एक्टिविटी इफेक्ट नहीं करती। तो सही आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो गया मैच्योरेशन। मैच्योरेशन ये परिपक्वता, यानी कि जो अडल्टहुड वाली की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अर्ली स्टेज में होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है। और जो अगर मैच्योर होने की बात करें हम, या अडल्ट होने की बात करें, तो बच्चा अडल्ट तो जैसे हम नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं, अडल्ट का मतलब इंडिया में जो डेफिनेशन रखी गई है, एज पर द लॉ रखी गई है कि 18 ईयर अगर कोई बच्चा है कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम अडल्ट बोलते हैं। तो पियाजे की थ्योरी 18 ईयर, कॉग्निटिव थ्योरी 18 ईयर के आसपास की नहीं बात करता, उससे पहले की है, यानी कॉग्निटिव डेवलप पहले होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आप किसी बच्चे को राइटिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, तो राइटिंग से पहले बच्चे के अंदर इतना भी डेवलपमेंट हो चुका होना चाहिए ताकि वो अपने पेन को या पेंसिल को या फिर कलर को अपने हाथों पर, अपने फिंगर पे होल्ड कर सके। ठीक है, इतनी अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी अगर हो गई है, ठीक है, तो ताकि तभी जाकर के आप उसे मतलब राइटिंग सिखा सकते हैं। तो ये जो पकड़ने की जो एबिलिटी है उसके, ये पेन को होल्ड करने की, कैसे होल्ड करना है, कैसे लिखना है, तो ये बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। तो जो ये सबसे ज्यादा जो है कोई इफेक्ट नहीं करती क्या मैच्योरेशन, क्योंकि मैच्योरेशन पार्ट ही नहीं होता है इसका, परिपक्वता तो बाद में आएगी, लेकिन ये स्टेज पहले आ चुकी होती है। तो यानी कि लैंग्वेज इफेक्ट करती है, सोशल एक्सपीरियंस भी इफेक्ट करता है, एक्टिविटी भी जो बच्चा कर रहा है वो भी इफेक्ट करता है, बस मैच्योरेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाद में आता है, इसलिए। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया आपका सी हो गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से, विच ऑफ दीज डज नॉट इंप्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द थ्योरी। अच्छा, अब आपको ये बताना है जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होता है थ्योरेटिक थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, जो इससे रिलेटेड नहीं है, डज नॉट इंप्लाई, जो उससे उसका कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला गया कि फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है रीशेपिंग द एनवायरमेंट, की एनवायरमेंट को रीशेप करना। ठीक है, रीशेप का मतलब उसे, मतलब उसके साइज में, आकार में जो भी चेंजेस लाना। ठीक है, ये इंटेलिजेंस से कोई इसका लेना देना नहीं है, ये बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि भी कि थिंकिंग प्रैक्टिकल अबाउट वन सेल्फ। ठीक है, थिंकिंग अबाउट, ये ना अपने बारे में खुद से ही सोचना, ये इसी से रिलेटेड नहीं है, ये बोला गया। नेक्स्ट बोला गया चूजिंग द एनवायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, कि उस एनवायरमेंट को सेलेक्ट करना, चूज करना जिसमें आप सक्सीड हो सकते हो, सफल हो सकते हो, ये इस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर ये उसके मतलब से इसका संबंध नहीं है, ये बोला गया। लास्ट में आपसे बोला कि अडॉप्शन टू द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करना, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर नहीं आता, ये बोला गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार चूज करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले तो मैं डिटेल में बताऊं कि जैसे आप लोग ये थ्योरेटिक थ्योरी का मतलब होता है कम से कम एटलीस्ट 3 पार्ट्स होंगे, 3 फैक्टर होंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आप 3 फैक्टर के हिसाब से आप चूज कर लीजिए क्या आंसर होगा सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका हो गया बी। बी क्यों? बी के अंदर इसलिए बोला करेक्ट है क्योंकि बी के अंदर जो आपके पास ऑप्शन है थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ का अंदर है, यहाँ पे कितने फैक्टर हैं? ओनली 1 फैक्टर है। तो जैसे ये बोला कि ना थ्योरेटिक थ्योरी का मतलब होता है जहां पे एटलीस्ट तीन चीजें होनी चाहिए।
तीन बातें होनी चाहिए, थ्री फैक्टर्स होने चाहिए। और जब हम एक पर्सन अपने बारे में सोचेगा तो तीन फैक्टर तो हो ही नहीं सकते उसके पास। क्यों? क्योंकि वो खुद है जो सोचने वाला है, और किसके बारे में सोच रहा है? खुद के बारे में सोच रहा है। तो तीन बातें तो नहीं, ट्राइंगल चीजें की बारे में बात नहीं हो पाई। तो यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। गलती हमें आइडेंटिफाई करना, नॉट इंप्लाई, जो इससे इंप्लाई नहीं रखते हैं, ठीक है, यानी कि गलत वाला ही ढूंढना था हमें। यानी कि बी इसका सही आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो कैसा लगा। कल फिर मैं मिलूंगा आपको इसी टाइम शाम को 7 बजे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली सुबह 7 बजे लेके आता हूँ करंट अफेयर, जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। और शाम को 7 बजे लेके आता हूँ आपको टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। ठीक है, ओके, बाय।